हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड यूएओ 2025 एग्जामिनेशन। सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट में से फ्रॉम द ईओएओ 2021 एंड 2017 एग्जामिनेशन। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस कंपोनेंट में से, एज वेल एज टॉपिक्स को कितना डेप्थ में करना है। ओके, सो टुडे वी विल गेट द अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू कवर द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट और इसको किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंस देना है थ्रू दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले, बट बिफोर दैट देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम एडुटैप। हम आपके लिए लाए हैं गाइड बुक जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं फॉर द एपीएफसी एंड यूएओ एग्जामिनेशन, एज वेल एज यू आर गेटिंग द डिटेल्ड सिलेबस एज वेल एज द डिकोडेड सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी पता चल रही है कि इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये जो गाइड बुक है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको एग्जामिनेशन के बारे में और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी और द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2017 ईओएओ एग्जामिनेशन में से फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, पहले तो अलग अलग तरीके के कंपटीशन होते हैं। 4 मार्केट्स हैं बेसिकली, दैट इज मोनोपोली, ओलिगोपोली, देन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं बेसिक फीचर्स बता देती हूँ। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर है मतलब ये मोनोपोली हो गया। मोनोपोली जो है वो प्राइस डिसाइड कर सकता है या क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है, लाइक क्वांटिटी, इधर इट कैन डिसाइड प्राइस और क्वांटिटी। अगर मोनोपोली प्राइस डिसाइड करेगा तो क्वांटिटी मार्केट में डिसाइड हो जाएगी, अगर वो क्वांटिटी डिसाइड करेगा तो प्राइस मार्केट में डिसाइड होगा। ठीक है, सो सिंगल सेलर होता है और तो जो भी प्रोडक्ट मोनोपोली सेल कर रहा है उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, जैसे रेलवेज का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इमीडिएट सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये हो गया मोनोपोली के बारे में। नाउ कमिंग टू ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में ना अ फ्यू लार्ज सेलर्स, कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं दैट हैव अ ह्यूज शेयर ऑफ द मार्केट, ओके, और द डिमांड। तो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लो, उसमें एयरटेल, वी, बीएसएनएल और जियो, ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं, 4 लार्ज कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली मानी जाएगी टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो फ्यू लार्ज सेलर्स आर देयर and there are large number of buyers, few large sellers that have a huge market share in the market। और जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया। अब क्योंकि फ्यू लार्ज सेलर्स है तो इनमें ना काफ़ी हाई म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है। मान लो कि जियो ने अपना प्राइस कम कर दिया तो हम सब जियो की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, तो एयरटेल को भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, वी को भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। अगर एक सेलर कुछ डिसीजन ले रहा है तो बाकी सेलर्स को भी उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से प्राइस वॉर हो सकता है कि जियो अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है, एयरटेल अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है, वी अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। तो ऐसे करके कॉम्पिटिशन काफ़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो ओलिगोपोली में प्राइस वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स। दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अगर मैं ये पेन बेच रही हूँ तो बाकी सारे सेलर्स भी सेम क्वालिटी, सेम टाइप का पेन बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और बिकॉज ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, तो ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब मैं ये पेन बेच रही हूँ, अब दूसरा सेलर भी सेम पेन बेच रहा है, तो आप मेरे से भी खरीद सकते हो, उनसे भी खरीद सकते हो। तो जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, इस वजह से वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का। हम परफेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नाउ द कंपटीशन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मान लो सोप इंडस्ट्री, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ द सोप्स? सो लक्स है, डव है, डिटॉल है, संदूर है, हिमालय, मल्टीपल सोप फॉर्म्स आर देयर। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब जो लक्स है वो डव से अलग है, जो डव है वो डिटॉल से अलग है, जो संतूर है वो इन सबसे अलग है, और मतलब
जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड है, उनमें कुछ डिफरेंशिएशन है। और ये डिफरेंशिएशन हमें पता कैसे है कि डव और डिटॉल अलग हैं, उनकी फीचर्स, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स दैट हैपन। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट स्लाइटली या काफ़ी डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी होती हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। हमें कैसे पता कि डव जो है उसका मिल्की टेक्सचर होता है, वो काफ़ी स्मूथ होता है, डिटॉल जो है जर्म्स को मारने के लिए या जर्म्स के अगेंस्ट के लिए काफ़ी अच्छा सोप है, लक्स जो है वो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। तो हमें पता कैसे है कि इन सोप्स में डिफरेंशिएशन है या ये सोप एक दूसरे से डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ देयर सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट, second and fourth, these are the features of monopolistic competition. Product in the market is homogeneous. homogeneous नहीं होता प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। होमोजेनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट किस मार्केट में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, दैट्स वाई सी इज द आंसर। सो सी इज द आंसर बिकॉज प्रोडक्ट इन द मार्केट in the monopolistic competition is not homogeneous. That's why this is not a feature of monopolistic competition. Now coming to the second question, that social cost is higher than economic cost. Now try to understand economic cost. Let's say मैं एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो मुझे इस फैक्ट्री के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है, मुझे मशीनरी खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है, मुझे लेबर हायर करने के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है। सो दिस इज अ इकोनॉमिक कॉस्ट, मैं कुछ कॉस्ट बेयर कर रही हूँ टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट्री। अब नाउ इस फैक्ट्री से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं इन द वाटर बॉडीज, कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है इन द वाटर बॉडीज, इस फैक्ट्री से कुछ एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है? वाटर पोल्यूशन कर रही है एज वेल एज एयर पोल्यूशन कर रही है। अब जो नियर बाई सोसाइटीज है, नियर बाई हाउसेज हैं, दे आर अफेक्टेड बाय दिस वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, जब भी लैंडफिल्स देखा होगा आपने या कभी गए होंगे तो, जैसे हमारे स्कूल से लैंडफिल्स में ले जाते थे फॉर द सर्वे एंड सच। ओके, लैंडफिल के नियर बाई एरियाज में ले जाते थे। तो अगर आप लैंडफिल के नियर बाई एरिया में जाओगे, आपको पता चलेगा कि वहाँ की एयर, वहाँ की मतलब स्मेल ही डिफरेंट होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इकोनॉमिक कॉस्ट। जब हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, लेकिन इस फैक्ट्री से देर इज एडिशनल कॉस्ट जो अराइज हो रही है, जो बेयर करनी पड़ती है थर्ड पार्टीज को। जो आसपास के घर हैं, आसपास के सोसाइटीज़ हैं, उनके प्राइस गिरने लग जाते हैं या उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी बेयर कर रही है कुछ कॉस्ट। ठीक है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बेयर करना पड़ता है थर्ड पार्टीज को। सो सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज जो कॉस्ट होती है बॉर्न बाय स्टैंडर्ड्स इज पॉजिटिव। बाय स्टैंडर्ड्स को कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है बिकॉज मेरे घर के पास एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, वो फैक्ट्री एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कर रही है, तो मेरे को लंग डिजीज हो जाएगी या मेरे को एस्थमा की प्रॉब्लम या मेरी रनी नोज हो जाएगी या मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इस फैक्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, आसपास के घरों को, आसपास की सोसाइटीज़ को, दे हैव टू बेयर द कॉस्ट। सो सोशल कॉस्ट इज हायर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज जो कॉस्ट होती है, जो बाई स्टैंडर्ड्स बेयर करते हैं, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो कॉस्ट बॉर्न बाय स्टैंडर्ड्स इज पॉजिटिव, और इसको हम ज़्यादातर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द थर्ड पार्टीज। सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टीज के लिए, जो बाई स्टैंडर्ड्स है उनको एक कॉस्ट बॉर्न करनी पड़ती है। तो सोशल कॉस्ट इज हायर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज अ टाइप ऑफ कार्बन टैक्स। ये जो है सेस जो है वो एक टैक्स की कैटेगरी में आता है। ये सब्सिडी नहीं है, ये कोई इंसेंटिव नहीं है, ये एक टैक्स है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन. So actually CPI inflation is called retail inflation or the headline inflation. Now CPI inflation ये वो inflation है जो consumers को affect करता है. ठीक है, अब क्या products consumers consume करते हैं? Food and beverages. ठीक है, food and beverages, clothes we buy, footwear we buy,
Pan, tobacco, intoxicants also people buy. People also buy fuel. People also buy miscellaneous services. Services also we buy, right? So this is the basket of goods and services that is consumed by the consumers. So अगर इस बास्केट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इस बास्केट के एवरेज प्राइस या जनरल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स इट विल इम्पैक्ट द कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये होता है CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन प्राइस राइज जो कि इस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आ रहे हैं. तो जब कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको हम CPI इन्फ्लेशन कह सकते हैं. ठीक है, बेसिक रॉ लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है वो CPI इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है या इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ रहा है वो CPI इन्फ्लेशन है. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मीन्स दीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन है एक्सक्लूडिंग, इग्नोरिंग द फ्यूल and food prices, because food and fuel prices are volatile prices. They are volatile prices. So core inflation is CPI inflation, जिसको हम headline inflation भी कहते हैं. So core inflation is CPI inflation excluding fuel and food prices. So excluding the volatile prices. So core inflation is different from headline inflation because the core inflation ignores or excludes the volatile prices, the food and fuel prices. So here the answer is A. Okay. Now next is direct question है. तो देखो अभी तक we have seen that the questions are very direct in nature. डायरेक्ट है और बेसिक है. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन वगैरह की, तो आप बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो. तो डायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन है. इसमें द प्रॉब्लम कम्स कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होते हैं. जैसे ये सोशल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही रैंडम है. ये आप ज़्यादातर पढ़ते नहीं हो अपनी नॉर्मल चैप्टर्स में. ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? लॉजिक के थ्रू. लॉजिक कैसे डेवलप होगा? MCQs के थ्रू. सो मोर MCQs. इंडियन इकोनॉमी में ना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पर फोकस नहीं करना, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं कि हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स वी आर डूइंग, बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको टॉपिक्स की. इन्फ्लेशन में यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिक से भी हो जाएगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन लॉजिक डेवलप करना है. इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज बहुत ही रैंडम नेचर हो जाता है. तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो ताकि आपका एक लॉजिक डेवलप हो पाए, आपको पता चल पाए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, मैं ऑप्शंस को कैसे हटा सकती हूँ कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, और बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसे ढूंढ सकती हूँ. सो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, बेसिक एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक से सॉल्व होते हैं, और वो लॉजिक कैसे डेवलप होगा? MCQ सॉल्व कर, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर. ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ताकि आपका एक लॉजिक डेवलप हो पाए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाओ, पता चल पाए कि बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा हो सकता है एंड सच. तो ये जो है क्राइटेरिया आपको रखना है फॉर द इंडियन इकोनॉमी. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर लॉजिक डेवलप करने के लिए MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सो इट वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑफ दैट टाइम, तो 2017. सो वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट ऑफ EOAO 2017 examination right now. So this was in 2017. Okay, so who among the following was the chairman of the working group for determining the methodology for construction of PPI in India, producer price index? So the chairman was BN Goldar. Okay, so you have to remember the chairman. कोई इंपॉर्टेंट कमिटी है, अभी भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कमिटी बन रही है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को रिव्यू करने के लिए लेट से कोई कमेटी बन रही है, या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रिव्यू करने के लिए कोई कमेटी बन रही है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कोई कमेटी बन रही है, तो उसका हेड कौन है वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है. करंट अफेयर्स से भी लिंक्ड है और इंडियन इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्योंकि इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कोई कमेटी बन गई तो पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज द आइडिया. सो हियर द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज इन अराउंड 2017, तभी ये क्वेश्चन आया होगा. और WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? सो ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO. ओके, इट इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर ऑफ WTO.
Now coming to the question, so the first question, that is there was only one question in 2021 EO/AO examination. Okay, so there was only one question, sorry, so in 2021 there was only one question in EO/AO examination from Indian economic component. ठीक है, और वो ये क्वेश्चन था कि in which one of the following places was Asia's first export processing zone set up in 1965? So it was in Kandla. Okay, it was in Kandla. So here see, ये क्वेश्चन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन चैप्टर से है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन फीचर्स पर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फीचर्स पता होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन या पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बना था, एज वेल एज देयर इज समथिंग नोन एज NIMZ. इसका फुल फॉर्म बताना है आपको मेरे को पहले तो कमेंट सेक्शन में. तो यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NIMZ. लेट मी सी कि कितनों को पता है कि NIMZ क्या होता है. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेसिक करना है, क्योंकि बेसिक फीचर्स और बेसिक फैक्ट्स पूछे गए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इन द प्रीवियस ईयर्स, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर पाओगे आंसर क्वेश्चंस को. ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा NIMZ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये वैसे मैन्युफैक्चरिंग जोन होते हैं, तो आपको मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि NIMZ की फुल फॉर्म क्या है और आपको पता है इनके बारे में या नहीं. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यू रिक्वायर ऑफ द टॉपिक्स. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लॉजिक का काफ़ी यूज़ होता है और वो लॉजिक डेवलप करने के लिए हमें आंसर करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, अब नाउ बिफोर एंडिंग द सेशन लेट मी शो यू दैट इफ़ यू गो टू edutab.in, okay, if you go to edutab.in, you can go to edutab's website and in the courses section you can see the UPSC EPFO courses. अब इन courses देखो जो प्रिपरेशन है, अगर आपको सिस्टमैटिक मटेरियल चाहिए, आपको सिस्टमैटिक कोर्स चाहिए, तो एडुटैप इज प्रोवाइडिंग यू दैट सिस्टमैटिक मटेरियल एंड सिस्टमैटिक कोर्स थ्रू द लाइव क्रैश कोर्स. लाइव क्रैश कोर्स में आपको सारे कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सबके लाइव क्लासेस मिल रही हैं. साथ में सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं है, आपको लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा. तो लाइव क्लास में आओ, इंटरेक्ट करो फैकल्टीज से, उनसे कुछ डाउट है तो उसी समय पूछ सकते हो. ठीक है, तो लाइव क्लासेस हो रही हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है. साथ में कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर पाओ सब चीज़ें. चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. तो ये लाइव क्रैश कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर आपको एक सिस्टमैटिक कोर्स, सिस्टमैटिक मटेरियल चाहिए, एक जगह पर आपको मटेरियल चाहिए फॉर योर गुड प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज द कोर्स फॉर यू. अगर आपने इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब आपको आता है, UPSC में अच्छे से पढ़ रखा है, और आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स का कोर्स चाहिए फॉर अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, सोशल सिक्योरिटी, आयरन, लेबर लॉ, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू. स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स वेयर यू आर गेटिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहा है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहा है. तो लिमिटेड टाइम में अगर आपको प्रिपेयर करना है विद द बेस्ट पॉसिबल मटेरियल, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज़ गुड, अगर आपको मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है दैट इज़ गुड. लेकिन अगर आपको मटेरियल चाहिए, अगर आपको कोर्स, अगर सिस्टमैटिक कोर्स चाहिए, सो यू कैन सी द कोर्सेज, और डिटेल्स जानने के लिए यू कैन ऑल्सो कॉल अस एट दिस नंबर और यू कैन ऑल्सो मेल अस एट दिस ID, okay, hello@edutab.co.in. So this is it regarding the previous year questions. Thank you very much. Thank you for joining.